अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वाज़ेह किया कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का IMF का मुतालबा नाजायज़ है। IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। अगर बिजली की कीमतें और बढ़ाई तो करप्शन और बढ़ेगी। अगर मईशत की तरक्की की शरह 5% पर ना ले गए तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़। इसलिए IMF को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, मगर बिजली की कीमतें बढ़ाना समझ से बाहर है। इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। इसलिए IMF से बिजली की कीमतों पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसला करने होंगे। नए टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, मगर इस तरीके से फ़ौरन 5,900 पर नहीं जा सकते। साथ ही महंगाई कंट्रोल करने की भी उन्होंने बातें बताई। रेवेन्यू तो बढ़ाना है यार, हमने रेवेन्यू तो हमने बढ़ाना है और हमारा बढ़ रहा है। अभी भी 57% तो बढ़ा है ना पिछले ईयर ऑन ईयर पे। ठीक है, हमने रेवेन्यू को जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट ना दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है ये। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम रेवेन्यू जो है उसके जो वो कह रहे हैं उसके करीब करीब ले जाएं, लेकिन उसकी उनकी तरह ना ले जाए ना जिस तरह वो कह रहे हैं एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। और हमने जो जिस तरीके से हम जो है वो वैट को अपना ये जो अपना GST को है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। हम अपने इनकम टैक्स वालों को, हमारे पास इस वक्त पूरी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, सारों का डेटा हमारे पास आता है। जो पैसे नहीं दे रहे उनके पास जाएंगे, इसको ब्रॉडन करेंगे। तो ये तो बढ़ाना ही है। हमने जो प्राइसेस है हमारी वो बिल्कुल एरेटिक हैं और बहुत ही हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही। तो हमने देखा है कि इसकी वजह क्या है, और उसमें मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इनिशियल मैंने आके यहाँ देखा है कि जो हम बेसिकली तवज्जो ही नहीं दे रहे कि जो फार्मर से रिटेल तक जो प्राइस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमने बैठ के अभी वो तवज्जो देना शुरू की है और उसको हम देखेंगे कि इनोवेटिवली हम इन चीज़ों को कैसे इसको रिड्यूस करें, because this is horrendous. I think the price stability is one of our key kind of focus. हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है। ये सारी महंगाई और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप बढ़ा दें फ्यूल चार्जेस वगैरह, आपको एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो, हर चीज़ पे आज लागू होती है। वज़ीर ख़जाना बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मगर महंगाई हुकूमती टारगेट से मुसलसल ऊपर है। अप्रैल के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.1% की बुलंद सतह पर रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक साल बाद दोबारा डबल डिजिट में चला गया है। खाने पीने की चीज़ों में 16% का इजाफा देखा गया है। दूसरी तरफ अप्रैल के महीने में ही FBR ने टारगेट से 34 अरब रुपए ज़्यादा यानी 384 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जिससे इस साल के 10 माह में जुलाई से अप्रैल तक टैक्स महसूलात 3,800 अरब रुपए के पास पहुंच गई हैं। यानी हुकूमत इस माली साल में 4,600 अरब रुपए से ऊपर टैक्स इकट्ठा कर सकती है। IMF ने टैक्स के टारगेट को 4,900 अरब रुपए से एक बार फिर नीचे की तरफ रिवाइज करके 4,690 अरब रुपए कर दिया था, और अब 2 माह में वो टारगेट पूरा करने के लिए हुकूमत को 911 अरब रुपए इकट्ठा करने हैं, जबकि अगले साल के लिए IMF ने 5,960 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जिस पर पहले ही हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत और साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अप्रैल के महंगाई के, दरामदात बरामदात के, टैक्स रेवेन्यू के नंबर्स आ गए हैं। IMF से भी हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात करेंगे कि टैक्स रेवेन्यू इतना लंबा टारगेट ना दें, बिजली की कीमतों में उस तरीके से इजाफा ना हो। आपको लग रहा है अगर IMF मान भी जाए तो हम कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या खसारों की वजह से अभी भी वहाँ पर मसाइल मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तीसरा अटैक का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है, और खुदा न खास्ता अगले कुछ हफ्तों में इसमें और इजाफा भी हो सकता है। तो अनकरीब आपके जो रिवाइवल की जो बात हो रही है कि तरक्की की रफ्तार जो है वो शरह नमू 5% तक पहुंच जाए, वो होने में कुछ वक्त लगेगा। सबसे अहम बात यह है कि हमारे माशी हालात में बेहतरी उस वक्त आती है जब हमारा ज़री शोबा जो है उसमें कामयाबी होती है। पिछले साल आपने देखा कि कपास की पैदावार में 34% कमी आई है, और अभी जो फिगर्स आज ही आए हैं उससे लग रहा है कि जो एरिया जो क्रॉप किया गया है उसमें कुछ कमी आई है बढ़ने के बजाय। तो खतरा यह है कि आपका ज़री शोबे में आपको शायद मनफी शरह नमू देखना पड़े।
अगर ऐसा होता है तो फिर 5% तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बजट जो है उसमें आप अपने तरक्याती अखराजात को बढ़ा नहीं पाते ज़्यादा, तो उससे भी आपके इकोनॉमी को एक जिसे कहते हैं ना डोज या स्टिमुलस नहीं मिलता है। तो इस वक्त ये कहना कि हम अनखरीब 5% तक चले जाएंगे, जो कि पिछले मर्तबा ये 3 साल पहले हुआ था 17-18 में, तो ये जरा मैं समझता हूं कि ये कुछ जरा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और हमें मेहनत करनी पड़ेगी शरह नमू को बढ़ाने के लिए। फायद साहब, आप क्योंकि फिस्कल खसारे पर मुसलसल लिखते रहे हैं और इसको बहुत खतरनाक करार देते रहे हैं, अगर IMF मान जाए कि जी बिजली की कीमत उस तरह ना बढ़ाएं जो प्रॉमिस किया था, टैक्स रेवेन्यू का टारगेट वो ना रखें जो अगले साल के लिए 5,960 अरब रुपए का प्रॉमिस किया गया था, और अगर हम थर्ड वेव जो है उससे भी इंशाल्लाह बच जाएं, तो उसके बाद भी आपको नजर आता है कि जो खसारा है इसके साथ हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? ये आपका बहुत अहम सवाल है। देखिए, बात यह है कि जब आपका बजट का खसारा बहुत हो जाता है, और पिछले साल हुआ ये कि आपने स्टेट बैंक ने बड़े मुनासिब किस्म के फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए जिससे रिवाइवल को सपोर्ट मिला, मगर उसके नतीजे में आपके मनी सप्लाई में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अभी भी 15-16% होने का खतरा है। इसके नतीजे में होता यह है कि अफरात ज़र पर प्रेशर पड़ता है, और अगर आने वाले साल में भी आपका जो बजट का खसारा है वो भी 7.5-8% के रेंज में रहेगा, तो फिर वही खतरा है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से कीमतों पर बोझ कायम रहेगा। तो इसलिए बहुत परेशानी की बात यह है कि आप देखिए कि अप्रैल के महीने में जिस तरह हमने पहले कहा था कि अफरात ज़र की रफ्तार 11% हो गई, हमने आपको याद होगा कहा था कि ये डबल डिजिट पे जाने का खतरा है, और वही हुआ है। और अगर आपने खुदा न खास्ता बिजली की कीमतें अगले कुछ हफ्तों में और बढ़ाया तो ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इस वक्त ये कहना कि हम निकल के आ जाएंगे लो ग्रोथ और इन्फ्लेशन से, ये जरा मैं समझता हूं ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। हमें कोशिश करना है, अपने ज़री शोबे को ठीक करना है, अपने रेवेन्यूज में थोड़ी सी बेहतरी लानी है, डेवलपमेंट स्पेंडिंग को कुछ बढ़ाना है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 4-5% तक हम जा सकेंगे। पर साहब, अगर एक्सटर्नल साइड पर आपको इस वक्त इत्मीनान नजर आ रहा है, जो अप्रैल के नंबर्स आए हैं उसमें भी नजर आ रहा है कि जो रेमिटेंसेस का जब नंबर आएगा तो शायद करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा ना हो और हम साल का पहली दफ़ा ऐसा हो कि सरप्लस करंट अकाउंट क्लोज करें, तो इसकी उम्मीद हमें नजर आ रही है कि एक्सटर्नल साइड पर इस वक्त एक इत्मीनान है। ये बहुत अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी बात है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी तक उसमें सरप्लस कायम है, तकरीबन $1 अरब तक पहुंचा है। मगर जो परेशान कुन बात है जिस पे लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते कि हमारे तवाज़ुन अदायगी में 2 हिस्से होते हैं, एक करंट अकाउंट है और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट है। फाइनेंशियल अकाउंट हमारा, उसमें जो सरप्लस है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। पिछले साल इसी वक्त $6 अरब तक ये पहुंचा हुआ था सरप्लस। तो जहां करंट अकाउंट में नुमाया तौर पर बेहतरी आई है, फाइनेंशियल अकाउंट में अफसोस की बात यह है कि बहुत कमी आई है। इसलिए हमारे रिजर्व्स में करंट अकाउंट के सरप्लस होने के बावजूद इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, और पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में इसलिए इजाफा हुआ कि $2.5 अरब के बॉन्ड्स हमने बेचे हैं, मगर अब आने वाले हफ्तों में हमें डेट रीपेमेंट यानी कि कर्जों की वापसी का बहुत बड़ा अमाउंट वापस करना अगले 2 महीने में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन अभी तक मुस्तहकम नहीं है। अच्छा, और जो रेवेन्यू के नंबर्स आए हैं 14% का इजाफा है 10 माह में, और 4,600 अरब रुपए से ऊपर लग रहा है कि हुकूमत अचीव कर जाए। आप समझते हैं कि अगर थर्ड वेव से पाकिस्तान बच जाए तो अगले साल के लिए 5,960 हुकूमत को भी नामुमकिन लग रहा है IMF का टारगेट, मगर हम एक अच्छा रेवेन्यू टैक्सों में इजाफे के बगैर दिखा पाएंगे अगर ग्रोथ अच्छी हो जाए अगले साल? ये अफरात ज़र की रफ्तार पे मुनस्सिर है और पैदावार पे मुनस्सिर है।
सबसे अहम चीज ये है कि आप ये देखिए कि जो 14% हुआ है, कुछ महीने पहले ये 6% था। उसके 14% पहुंचने की वजह ये थी कि पिछले साल अप्रैल के महीने में हमारे रेवेन्यूज बहुत गिर गए थे कोविड के बाद, तकरीबन 250 अरब पे आ गए थे, और अब हम 370 अरब कर पाए हैं। माशाल्लाह अच्छा फिगर है, मगर जो आपके रफ्तार जो बड़ी है वो एक लिहाज से इसलिए भी बड़ी है कि बेस कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मई और जून के महीने में चूंकि तीसरा अटैक का जो जोर है वो ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि रेवेन्यूज में इतना इजाफा ना हो। तो मैं तो बहुत खुश, और हम इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे अगर हमारे रेवेन्यू 4,600 अरब तक पहुंच जाएं। अगले साल आम तौर पे होता ये कि अगर आप नए टैक्सेस नहीं लगाते हैं और आपके शरे नमू और अफरात ज़र को मिला लें, तो ये तकरीबन अगर 13-14% होता है, तो आपके रेवेन्यूज में 11 से 12% का इजाफा हो सकता है, जो कि आपको 5,000 तकरीबन 100-200 अरब तक ले जा सकता है। 5,500 अरब जरा मुश्किल है, उसके लिए यकीनन हमें नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया और हफीज़ बादशाह साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और बात करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान लफ्जी जंग फिलहाल ख़त्म हो गई है। बेहतर ताल्लुकात की बातें हो रही हैं। मुस्लिम दुनिया के दो हरीफ ममालिक ने उसी मुल्क में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया, जिस मुल्क के सियासी मामलात ने दोनों हरीफों को आमने सामने ला खड़ा किया था। अमरीका की नई इंतज़ामिया आने के बाद सऊदी अरब और ईरान में बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। फिलहाल लहजे बदलते नज़र आ रहे हैं। दोनों ममालिक ने इराक में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ किया, जिसका दूसरा राउंड जल्द मुतवक्को है। और तवक्को की जा रही है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो खित्ते में मौजूदा कई तनाज़ात की शिद्दत कम हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता माह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आखिरकार ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हम चाहते हैं कि ईरान के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात हों। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ सूरत हाल मुश्किलात का शिकार हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए और ये आगे बढ़ें, क्योंकि सऊदी अरब का ईरान में और ईरान का सऊदी अरब में मफाद है। इसी से खित्ते में और दुनिया में तरक्की और खुशहाली आएगी। मगर मसला झूठ और कुछ मनफी रवैयों का है, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक हो, खित्ते के कुछ ममालिक में गैर कानूनी मलेशिया की हिमायत, या उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब हम खित्ते और दुनिया में अपने इत्तेहादियों के साथ इस हवाले से काम कर रहे हैं ताकि इन मसाइल का हल तलाश किया जा सके। उम्मीद है कि कोई हल निकल आएगा और हम ईरान के साथ अच्छे और मस्बत ताल्लुकात कायम कर लेंगे, जिसका फ़ायदा तमाम फरीकैन को होगा। इस मामले पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ईरान ने सऊदी अरब के लहजे की तब्दीली को खुशाइंद करार दिया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि अमन हासिल करने के लिए दोनों ममालिक साथ मिलकर काम कर सकें। इसी तरह पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद के बयान को वेलकम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि हम सऊदी अरब की तरफ से ईरान के साथ अमन के आगाज़ को खुशामदीद कहते हैं। अमन की यह पहल मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगी। ये खित्ते के हवाले से एक गैर मामूली पेशरफ्त है। यमन के अंदर सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत और ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागी अब तक आमने सामने हैं और हौसी बागी सऊदी अरब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। 18 अप्रैल को फाइनेंशियल टाइम्स में खबर शाया हुई कि 9 अप्रैल को बगदाद में सऊदी अरब और ईरान की बातचीत का फर्स्ट राउंड हुआ, जिसमें हौसी हमलों के हवाले से बातचीत मजबूत रही। खबर के मुताबिक बातचीत के लिए सऊदी अरब के वफ्द की सरबराही खुद इंटेलिजेंस चीफ खालिद बिन अली ने की। इस मामले में इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता महीने रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी और इस बातचीत में तरजीह यमन का मामला रहा। जिसके बाद 21 अप्रैल को बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स में खबर शाया हुई, जिसमें ज़राए से दावा किया गया है कि इराक में होने वाली बातचीत में ईरान ने वादा किया है कि वो हौसियों पर अपने असर का इस्तेमाल करेगा ताकि सऊदी अरब पर हमलों को रोका जा सके, और बदले में ईरान ने न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए सऊदी अरब से हिमायत मांगी है। और ख़बर में दावा किया गया कि अगले महीने के आगाज़ में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत का दूसरा राउंड हो सकता है, लेकिन टाइमिंग का इन्हिसार वियना में होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर है। अहम बात यह है कि ये पूरी पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, रूस, चीन वियना में ईरान न्यूक्लियर डील से मुताल्लिक बातचीत की खबरें गर्दिश कर रही हैं ताकि अमेरिका के लिए डील में दोबारा
आने का रास्ता खोला जा सके। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशरिक़ वस्ता उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान बुखारी साहब, ज़ाहिर तारीखी तौर पर तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया में हमें नज़र आया कि और ज़्यादा ख़राब हुए। अब आपको लग रहा है कि इराक़ में पहला राउंड होना, दूसरे राउंड की खबरें आना कि मामला किसी न किसी तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी देखें, ये जो इशू था वो ये वॉशिंगटन का इशू है, क्योंकि वॉशिंगटन जो है बाइडेन इंतजामिया वो दोबारा से एटमी जो है जो मुआहदा है उसकी जानिब वापस जा रहा है। तो अंदरूनी तौर पे और बैनुल अक़वामी तौर पे एक क्रिटिसिज्म रहा है बाइडेन इंतजामिया का कि भाई, और ये ओबामा इंतजामिया पे भी यही तनकीद थी कि भाई आपने ये न्यूक्लियर डील तो कर दी, लेकिन जो मनफी जो अपना जो इक़दामात हैं जो ईरान लेता है खित्ते के अंदर, और अरब ममालिक में उसकी मुदाखलत है, बहुत सारे मुल्कों में उसने फ़ौजें और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भेजे हुए हैं, मिलिशिया भेजी हुई है, उसका आप क्या कर रहे हैं? ये तो आप इनको खुली छुट्टी दे रहे हैं। तो ये बाइडेन इंतज़ामिया ने फिर इस इशू को टैकल करने के लिए तो ये बातचीत शुरू की है कि हम सिर्फ एटमी हथियार पे बातचीत नहीं करेंगे, साइड बाय साइड जो है जो इलाकाई सलामती है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और उसमें वो इलाकाई कुव्वतों को पेश कर रहे हैं, और इस जो कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब का जो है नुमाया किरदार है। कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? बेहतर ना हो तो कम से कम जो माजी में जिस तरह ये प्रॉक्सी वॉर्स और ये सब होता रहा, इसमें कमी आई। ईरान ने खुद ने बड़ा नुकसान उठाया है मुआशी तौर पर जब वो आइसोलेट हुआ है दुनिया से। नहीं, मैं नहीं समझता। जैसे मैंने बयान किया, ये तो इरादा है बाइडेन इंतजामिया का कि ये दो ट्रैक के ऊपर जो है ईरान को एंगेज किया जाए, इलाकाई और एक जो है वो एटमी हथियार के इशू के ऊपर। लेकिन जहां तक इसके कामयाबी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि जो है इसमें को खातर ख्वाह कामयाबी होगी। उसकी वजह यह है कि जो ईरान है वो इस वक्त उसकी जो नेट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है खित्ते के अंदर, उसका पलड़ा भारी है, और जो अरब ममालिक हैं वो उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। तो कोई भी बातचीत जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन ऑफ रिलेटिव वीकनेस से बातचीत की जा रही है, और ये इस वजह से मैं समझता हूं कि इसका बखूबी ईरान जो है इसको एक्सप्लॉइट करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। तो अमन तो अपनी जगह पर है, मतलब वो तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है जिसको हासिल करना जो है वो तो एक आइडियलिस्टिक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि अगर एक साइड जीत रही है तो वो क्यों कर कोई जो है किसी किस्म का मुआहदा करेगी इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन को मजीद ना मुस्तहकम कर दे। ये वही हाल है जो अफगानिस्तान में है तालिबान को लेकर। वैसे मगर कभी कभार जो मौका होता है उसकी विंडो छोटी भी हो सकती है। हमने देखा कि ओबामा के टाइम पर जब मुआहदा हुआ तो बड़ा वेलकम किया, ईरानियों ने वेलकम किया। फिर ट्रंप के साथ तो तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। नई इंतज़ामिया, नए उसके इरादे, मुआशी तौर पर ईरान के मसाइल, इसको देखते हुए ईरान आगे बढ़ सकता है? आपके ख्याल में वेट एंड सी ही उसको फ़ायदा पहुँचाएगी अप्रोच? जो एटमी मुआहदे की जानिब वापसी की कोशिश है उससे ईरान की बहुत सारी मुआशी मुश्किलात हल होने का जो है मतलब इम्कान है। तो जाहिर है अब अमेरिका और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी बिलखसूस यूरोप और दीगर ममालिक वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम आपको सैंक्शंस रिलीफ दे देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वो पैसा जो है अपनी मजीद जो रीजनल ऑफेंसिव है, आपका जो रीजनल जो है आपका एजेंडा है उसकी जानिब नहीं लगाएंगे। तो जाहिर है यहाँ पे तो एक अदम एतमाद की कैफियत है। तो उस सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए कहा गया है कि अच्छा ठीक है, हम आपके साथ एटमी मुआहदे पे बात करते हैं, लेकिन आपको जो है ये जो इलाकाई डिप्लोमेसी है इसमें भी जो है सामने आना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अरब ममालिक को भी साथ लेके चलने की बात हो रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ओबामा ने न्यूक्लियर डील की थी, आपको याद होगा कि तमाम अरब मुल्क, इसराइल और जो है वो इवन तुर्की के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो नाला थे कि आपने जो है बाकियों का ख्याल नहीं किया और एक जो है मतलब सिर्फ ईरान को लेके तो मुआहदा कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बाइडेन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इस वो कहते हैं ना सर्कल को स्क्वायर करना। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। TCS
TCF यानी द सिटीजन फाउंडेशन 25 साल से पाकिस्तान में तालीम के जरिए मस्बत तब्दीली लाने के लिए मसरूफ़ है। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान में गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों का क़याम मुमकिन बनाना है जहाँ आला तालीम के साथ साथ बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स और किताबें इंतहाई कम कीमत में फराहम की जाएँ। सिटीजन फाउंडेशन के मातहत स्कूल्स में बच्चों की तालीम और तरबियत और निसाबी किताबों की फराहमी के लिए 95% स्कॉलरशिप दी जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में द सिटीजन फाउंडेशन के 1652 स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 2,66,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। TCF के तहत सिंध में 650 से ज़ायद स्कूल हैं, पंजाब में 700 से ज़ायद, बलूचिस्तान में 78, खैबर पख्तूनख्वा में 80 से ज़ायद और आज़ाद कश्मीर में 10 स्कूल्स मौजूद हैं। ये इदारा मुल्क भर में 274 सरकारी स्कूलों के इंतजामी उमूर भी देख रहा है। स्कूल की इमारत से लेकर तदरीसी निज़ाम तक हर मामले में मयार का ख्याल रखा गया है। तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए बेहतरीन क्लासरूम्स, प्ले ग्राउंड्स, कंप्यूटर और साइंस लैब, इन सब के मयार का ख्याल रखा गया है। TCF ख़वातीन की तालीम पर भी तवज्जो दे रहा है। TCF का इल्म आगाही का प्रोग्राम 2005 से मुल्क भर में शहरी और देही इलाकों में इन ख़वातीन को तालीम दे रहा है जो लिखना और पढ़ना नहीं जानती। इस वक्त TCF के मुल्क भर में 772 आगाही मराकज़ से 90,000 ख़वातीन तालीम हासिल कर चुकी हैं। TCF की खिदमात सिर्फ तालीम और तरबियत के हवाले से नहीं है, बल्कि लोगों को हुनरमंद बनाने के हवाले से भी 2015 से शुरू होने वाले TCF के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को हुनर देने के लिए 12 मराकज़ काम कर रहे हैं। फिर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट TCF रियाज कमलानी से। रियाज कमलानी साहब, बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, ज़ाहिर है पहले तो आपकी हिस्ट्री है एक ज़बरदस्त काम करने की, जिसके हमने हक़ाइक़ भी रखे हैं, मगर अब कोरोना के बाद ये खबरें भी आई कि कोई 10 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हो गए हैं, उन्हें स्कूल में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल शाहज़ेब, जहाँ पे पहले चैलेंज था बच्चों को स्कूल पे लाना, अब ये कोरोना की सूरत हाल की वजह से चैलेंज हो गया बच्चों को स्कूलों में रखना, ताकि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनका तालीम हासिल करने का सिलसिला बरकरार रहे। और उसमें हमारी टीम, हमारे असातिज़ा, हमारी प्रिंसिपल्स जो कि ये ऑन द ग्राउंड काम कर रही हैं स्कूलों में, वो अपनी काविशों में भरपूर तौर पे इस वक्त कोशा हैं ताकि बच्चे स्कूल आते रहें। मगर यहाँ हमें ज़रूरत है पाकिस्तानियों की, यहाँ हमें ज़रूरत है मदद की, कि जहाँ एक तरफ हमारी टीचर्स वो कोशिश कर रही हैं कि बच्चे रोज़गार से जुड़े हों या घर के मसरूफियात में अब जुड़े हों, वो किसी ना किसी तरह स्कूल आते रहें। वहाँ हमें ज़रूरत है माली इमदाद की, कि इन बच्चों के अखराजात जो हैं तालीम के वो पूरे किए जा सके और बाकायदगी से पूरे किया जा सके, ताकि ना सिर्फ बच्चे स्कूल आएँ मगर स्कूल आते रहें। अच्छा, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं अवाम आप उस इमदाद भी करें। आपकी खिदमत को देखते हुए ज़रा अवाम को मॉडल भी समझाइएगा किस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं। देखिए, इस मॉडल के 2 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले तो ये है कि वालिदैन के साथ गुफ्तगू, जिसको हम कम्युनिटी आउटरीच कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्ची को घर पे रखना पड़ रहा है क्योंकि घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारी जो उसने पूरी करनी है, वो लड़का जिसने काम करना है, उन दोनों सूरतों में पहली बात यह है कि हमारे स्कूल आबादियों के बीच में, चाहे वो देहात हो चाहे कच्ची आबादियां हो, हमारी बहुत बड़ी तादाद असातिज़ा की वहीं से ताल्लुक रखती है। तो पहला काम है उनका उन खानदानों के साथ बैठना, उनके हालात को समझना और हाथ पकड़ के उनके हालात में रहते हुए कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिश करना, नंबर 1। नंबर 2, उस कोशिश में माली इमदाद आती है सामने, कि अगर बच्चों की किताबों का खर्चा है जो हम थोड़ी सी फीस लेते हैं, अगर उसमें और कमी चाहिए, अगर किसी और तरह की कोई और माली जरूरत है जिसको डिले किया जा सकता है, जिसमें मदद की जा सकती है, तो उस सूरत में वो हाथ बटाना कि फीस को कम से कम कर दिया जाए, किताबों के अखराजात को, बाकी अखराजात को, ताकि खर्चा जो है वो किसी तरह भी एक रुकावट के तौर पे हायल ना और बच्चे जो है स्कूल बाकायदगी से आ सके। तो कम्युनिटी आउटरीच एंड हेल्पिंग विद एक्सपेंसेस, इन दोनों चीजों के जरिए हम मदद करते हैं ताकि बच्चे स्कूल में रह सकें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट SIUT के बानी डॉक्टर अदीब रिजवी की सरबराही में बेलौस इंसानी खिदमत कर रहा है। ये इदारा गुर्दों की पैबंदकारी, डायलिसिस और जिगर के ट्रांसप्लांट मुफ्त करता है। कोरोना वबा के दौरान भी ये इदारा अपनी भरपूर खिदमात फराहम कर रहा है। SIUT सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि खित्ते का एक बहुत बड़ा नाम है जो मुस्तहिक मरीजों को सेहत की ये सहूलियात मुफ्त देता है। सिर्फ गुज़िश्ता साल इस इदारे से 26 लाख से ज़ायद मरीजों ने इस अस्पताल से इस्तेफादा किया, जिनमें कोरोना के मरीज भी शामिल हैं। साल 2020 के दौरान 3,93,000 से ज़ायद डायलिसिस किए गए और 1,05,000 से ज़्यादा सर्जरीज हुई। 2020 में मरीजों के इलाज के लिए 6 से 7 अरब रुपए खर्च हुए, मगर मरीजों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। SIUT 1971 से गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत फराम कर रहा है और अपने क़याम से अब तक इस इदारे से 2 करोड़ से ज़ायद मरीज़ इस्तेफ़ादा कर चुके हैं। 1985 से गुर्दों के ट्रांसप्लांट का आगाज़ किया और अब तक 6,500 मरीज़ों के गुर्दों का कामयाब ट्रांसप्लांट हो चुका है।
एक मरीज के गुर्दे के ट्रांसप्लांट पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन SIUT में यह सहूलत मुफ्त दी जाती है। इज्जत के साथ सबका इलाज किया जाता है। कोई पैसे होने की वजह से या रसूख होने की वजह से किसी गरीब के मुकाबले में या कम रसूख के मुकाबले में इंसान से पहले अपना इलाज नहीं करा सकता या बेहतर सहूलियात नहीं ले सकता। हमारे साथ SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान एक अलग ही किस्म के हालात थे। कोरोना के मामलात भी SIUT ने देखे और उसके दौरान अपने जो रूटीन के मामलात थे उनको भी लेकर आप आगे बढ़े। किस तरीके से इस पूरे टाइम से आप निकले और अभी भी उस टाइम में हैं? पहली चीज तो यह है कि कोरोना का एहसास हम लोग को उस वक्त हुआ जो हमने यूरोपियन जो फैक्ट्स और फिगर थे उसको स्टडी किया, और फिर चूंकि यूरोप से हमारे यहाँ काफ़ी आना जाना रहता है, तो मुझे पता नहीं क्यों शक हुआ कि हमारे यहाँ भी जल्द हो सकता है। तो हम अपने सीनियर फिजिशियन और सर्जन्स इन लोगों को लेकर बैठे। पहली चीज़ हमारे सामने यह है कि हम जब तक इसे आम नहीं करेंगे, अवेलेबल नहीं करेंगे, इस पर कोई पैसे की कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, फ्री होगा तो लोग कराएंगे। तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। शुरू में तो हम खुद एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे कि हर शख्स आ जाएगा, जिसको नहीं वो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो इस बात का हुआ कि लोग आने लगे, और उस तरह से हमने इतना इसको और बढ़ाया। फिर रात में भी हमने इसको खोला, फिर केसेस आने लगे और वी वर लकी टू पिक अप सम ऑफ द केसेस वेरी अर्ली। इसके बावजूद हमने हमारी मॉर्टेलिटी थी कि हमारे अपने स्टाफ के आदमी जो हैं वो दो नहीं बच सके इससे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ कि बहुत पहले से पिकअप किया गया और प्रिएम्प्टिव मैनेजमेंट किया गया और लोगों को बचाया गया इससे। और इस खास तौर से इसके साथ साथ हमने अपने मुल्क की तमाम आवाम को, तमाम मेडिकल प्रोफेशन को, सबको हम लोगों ने वार्निंग दी, वार्न किया कि ये आ रही है, आएगी और मुश्किल होगी। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि टेस्ट जो होगा बिल्कुल फ्री होगा, वॉक इन एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड, और 24 घंटे होता रहेगा। तो उससे फ़ायदा हुआ कि हमने बहुत काफ़ी केसेस पहले पकड़े और बहुत सारी जिंदगियां भी मेरा ख्याल है बची हैं उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, और ज़रा इन हालात में क्या फंडिंग के मसाइल आपको पैदा हुए और क्या मजीद फंडिंग की ज़रूरत है और आवाम का रिस्पॉन्स वैसा ही है? मैं फंडिंग की है, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँ कि ये कोरोना की वजह से हमारी जो मेन सर्जरी थी, रूटीन सर्जरी, वो थोड़े दिनों तक रुक गई। उसके बाद हमारे पास जो और केसेस ट्रांसप्लांट के हमारे केसेस वो रुक गए थे, लेकिन हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे कंपनसेट कर लिया है। हमारी टीम रातों दिन काम करती रही और उसकी वजह से उन्होंने जो ट्रांसप्लांट हमारा जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था और उसमें भी मॉर्टेलिटी बढ़ रही थी, तो उसको शुरू कर दिया और बाद में रातों दिन काम करके हमारी टीम ने उनको कैचअप कर लिया जो अपने हमारा लॉस था। और जाहिर है कि इससे हमें पैसों की फंड की तो कमी हुई और है, वो इसलिए हुई कि दवाएं जो हैं उनका नाम हम मरीजों को उनकी कीमत नहीं बताते कि अगर तुमने मिलेगी नहीं, और उसके बाद वो कीमतें सुनने के बाद भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, कहाँ से आएगी। तो लाखों में थी कीमतें और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर सुन लेते पहले तो कम से कम सफेद पोस्ट तो आना बंद कर देते हैं। तो इसलिए कि टू encourage everybody to come and give them a feeling of satisfaction that if they go there, किसी का उनके ऊपर एहसान नहीं है, तो उनका अपना है, तो सामान इस तरह से मुहैया किया गया और लोग बाद में आते गए और अभी तक हमारा चल रहा है उस तरह से। बहुत शुक्रिया और सबकी राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।